हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का स्पेशल टेस्ट देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 24 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। 24 टेस्ट आपके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा होने वाला है सेट वो है टेस्ट नंबर 25। ये सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये टेस्ट नंबर है 25। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी हो वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 125 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोला गया है, जब विलयन क्षारीय हो। बात किया गया है विलयन अर्थात सॉल्यूशन का। जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थीलीन कौन सा रंग देता है। जब विलयन अगर क्षारीय हो तो फिनोल्फ्थीन के द्वारा गुलाबी रंग देता है। फिनोल्फ्थीन कौन सा रंग देगा, तो यह देगा गुलाबी रंग। वही अगर अम्ल होगा, जब विलयन अम्लीय हो तो फिनोल्फ्थीन के द्वारा कोई भी कलर नहीं दिया जाता है। और वही जब विलयन क्षारीय हो तो यह गुलाबी कलर देता है। जब विलयन क्षारीय हो तो फिनोल्फ्थीन के द्वारा गुलाबी कलर से होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी। अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाते हैं तो विलयन की प्राकृतिक ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। अगर बात किया जाए विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता का, तो इसे नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम दिया गया है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के द्वारा नापा जाता है। बात किया जाए अगर पीएच का, तो पीएच स्केल का विकास सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का विकास किया गया था। पीएच इक्वल टू होता है -log H+। पीएच का फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कहलाता है। एसिडिक और बेस नेचर बतलाता है। अगर बात किया जाए पीएच, तो पीएच 0 से 14 तक के बीच का वैल्यू होता है। अगर बात किया जाए 0 से 7, तो अगर 0 से 7 किसी चीज़ का पीएच होगा तो वो अम्लीय होगा। वही 7 से अधिक 14 तक होगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। अगर बात करें 7 से जितना कम हो वो एसिडिक उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात 7 से जितना कम होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। वही 7 से अधिक वाला जितना अधिक होगा उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखना है। 7 से कम तो अम्लीयता बढ़ती है और 7 से अधिक जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया था इसमें, अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाएं, यानी कि अम्ल भी मिलाया जाता है और क्षार भी मिलाया जाता है एक उचित मात्रा में। तो विलयन जो होगा वो होगा उदासीन अर्थात नहीं अम्लीय और न ही क्षारीय। ऑप्शन हो जाएगा ए, उदासीन विलयन का अगर पीएच पूछा जाएगा तो उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो होता है 7। अगर बात किया जाए अम्ल वर्षा का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल वर्षा में पीएच वैल्यू कितना होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू होता है 5.6। यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने लगे तो उसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। एक और याद रखिएगा, दंत क्षय अगर 5.5 से हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो उसे दंत क्षय बोला जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट ध्यान देना है। नेक्स्ट है, यदि मृदा क्षारीय हो तो इसे दूर करने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाता है। तो मृदा क्षारीय हो तो इसे अम्लीय बनाएंगे और अम्लीय बनाने के लिए हम यूज करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिप्सम नहीं दिया गया है तो उस अनुसार जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जैव पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर मृदा क्षारीय हो तो हम यूज करेंगे जिप्सम। वही अगर पूछा जाता यदि मृदा अम्लीय हो यानी कि एसिडिक नेचर हो, तब हम यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। जब मृदा अम्लीय हो और उसे क्षारीय बनाना होगा तो हम कैल्शियम का ऑक्साइड यूज करेंगे। वही अगर मृदा क्षारीय हो और उसे अम्लीय बनाना होगा तो हम यूज करेंगे जिप्सम के जगह पे जैव पदार्थ का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है। तो इसमें
निम्न दाब पर पारा भरा जाता है। निम्न दाब पर पारा, यहाँ प्लाज्मा नहीं, निम्न दाब पर पारा भरा रहता है। निम्न दाब पर मरकरी वेपर भरा रहता है। आर्गन के साथ निम्न दाब पर पारा भरा रहता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, पारा। प्लाज्मा अवस्था में होता है और ये होता है पारा आर्गन के साथ। ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो मरकरी होता है उसे बोला जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL। ठीक है, CFL या फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो यूज किया जाता है आर्गन के साथ पारा यूज किया जाता है। वही अगर बात किया जाए नियॉन बल्ब में, तो नियॉन बल्ब में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कहाँ यूज करते हैं, तो इनकैंडेसेंट लैंप में। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप में जो हम यूज करते हैं वो है नाइट्रोजन का यूज करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। आसान भाषा में अगर समझें तो जो ये 10 रुपया वाला बॉल जो होता है इन फिलामेंट का बना होता है वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप और उसमें यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। बात किया जाए अगर रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया तथा साथ ही साथ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का भी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु का मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। थॉमसन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक हैं जॉन डाल्टन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया और अल्फा बीटा पार्टिकल्स का नेचर का और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में रदरफोर्ड के द्वारा बतलाया गया था। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद कीजिएगा, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज की गई थी और उसका प्रॉपर्टी बतलाया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है। बात किया गया है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर प्लस में है तो ये प्रोटॉन पे वही माइनस में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ये होता है इलेक्ट्रॉन पे। माइनस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे और अगर प्लस हो जाएगा तो वो जाएगा प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे आवेश अगर पूछा जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। आवेश का मात्रक है कूलम्ब। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा किसने ज्ञात की थी, तो R.A. मिल्कन के द्वारा चार्ज बाई मास रेशियो ज्ञात किया गया था। चार्ज बाई मास रेशियो R.A. मिल्कन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया गया था। ठीक है। R.A. मिल्कन नाम याद रखना है, R.A. मिल्कन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट है, मेसॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मेसॉन की खोज युकावा के द्वारा किया गया था। मेसॉन की खोज युकावा। ठीक है। अगर बात किया जाए चैडविक का, तो न्यूट्रॉन के खोज चैडविक किए थे। रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट खोज किया गया था और रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन को खोज किया। ठीक है, ये याद रखना है, युकावा के द्वारा मेसॉन कण की खोज की गई थी। नेक्स्ट है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया से संबंधित थे। कंबोडिया राजधानी अगर बात किया जाए तो कंपुचिया राजधानी था कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये थे कंबोडिया से। और कंबोडिया से एक याद रखना है अंकोर वाट का मंदिर ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। और अगर इसमें बात किया जाए कौन सा भगवान है, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया का, यह विष्णु भगवान से संबंधित है और यह निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कंबोडिया से शासक याद रखना है नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ब्रिस्टली टोवस्क की संधि किन देश के बीच हुआ था, तो 1918 में रूस और जर्मनी के बीच। ब्रिस्टली टोवस्क की संधि 1918 में रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ब्रिटेन के संसद के द्वारा सन 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया जाता है। सन 1765 में ब्रिटिश की संसद के द्वारा 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मनुष्य में सबसे अधिक
जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। वही अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो दूसरा है कार्बन, कार्बन 18.5%। वही हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 9.5%, और नाइट्रोजन का बात किया जाए तो 3.3%। ऑक्सीजन 65% सबसे अधिक, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5 और नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो पूछा गया था सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य के शरीर में पानी भी होता है, वो भी 65% ही होता है। ठीक है, और तत्व के मात्रा में देखा जाए तो ऑक्सीजन भी 65% ही होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन सा ऊतक का टाइप है वो शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो वो करता है उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक शरीर का बाहरी सतह और अंदरूनी अंगों का सतह का निर्माण करता है। शरीर के बाहरी सतह और अंदरूनी अंगों का निर्माण एपिथेलियम ऊतक करता है, अर्थात यह शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है एपिथेलियम ऊतक। बात किया जाए अगर संयोजी ऊतक का, तो संयोजी ऊतक शरीर के दो पार्ट्स को, दो भागों को कनेक्ट करने का यानी कि जोड़ने का काम करता है और परिवहन का कार्य करता है। तो रक्त जो है वो एक प्रमुख संयोजी ऊतक है। ठीक है, पेशीय ऊतक, मसल्स जो बना होता है वो हमारा होता है मसल्स, वो बना होता है पेशीय ऊतक का। तंत्रिका ऊतक का बात किया जाए तो तंत्रिका तंत्र में होता है तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ऑप्शन हो जाएगा डी, अशोक वृक्ष। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका यह आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका, और इसके कारण एंटी अमीबा हिस्टोलिका से एक डिजीज याद रखना है, पेचिस रोग जो होता है वो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण। एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस रोग होता है। ठीक है, और यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, आंत में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष को मास्टर ग्लैंड, वही हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर बात किया जाए अग्नाशय का, तो अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड की संज्ञा दी गई है। मिक्स्ड ग्लैंड एकमात्र है वो है अग्नाशय। अवट्टू यानी कि थायराइड को कहा जाता है अवट्टू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है अवट्टू को। प्लीहा, अगर बात किया जाए प्लीहा को यानी कि स्प्लीन, तो स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक यानी कि ब्लड बैंक बोला जाता है स्प्लीन को। साथ ही साथ स्प्लीन ही आरबीसी का कब्रगाह होता है। आरबीसी का कब्रगाह होता है, वो होता है स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह या प्लीहा या स्प्लीन कहलाता है। पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, तथा इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 हार्मोन निकलते हैं। अवट्टू यानी कि थायराइड ग्लैंड, इसके कारण ग्लैंड रोग होता है। नेक्स्ट है, अवट्टू के कारण ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसे पैराथायराइड, अवट्टू यानी कि थायराइड ग्लैंड के कारण ही हमें रोग होता है, वो है ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर रोग होता है अवट्टू के कारण। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है केशरुक रज्जु में। ऑप्शन हो जाएगा सी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है, यह किस में बतलाया गया था, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। यूनियन ऑफ इंडिया में बतलाया उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान में के उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 शब्द सार्वभौमिक, संपन्न, अखंडता को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, संपन्न और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया है उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत।
भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों? भारत का संविधान को गणतांत्रिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, वंशानुगत घटक नहीं है, अर्थात राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, राज अध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात भारत जो है वह एक गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई वंशानुगत घटक नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो यह लिया गया है वो है रूस की क्रांति से, रशियन क्रांति से। ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस की क्रांति से समाजवाद अपना प्रेरणा लेता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया जाए तो यह रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यह रूस की क्रांति से लिया गया है। अगर बात किया जाए फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, तो 14 जुलाई 1789 को होता है और इससे लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अगर बात किया जाएगा अमेरिकी क्रांति का, तो अमेरिकी क्रांति से हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना का स्टार्टिंग वर्ड है हम भारत के लोग, वो लिया गया है अमेरिका के क्रांति से। ठीक है, रूस के क्रांति से समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया गया है। अमेरिका से हम भारत के लोग लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संदर्भ में सही बतलाना है, कौन सा कथन सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। अगर बात किया जाए अस्थायी अध्यक्ष का, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अर्थात ऑप्शन 2 हमारा गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, बिल्कुल मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बतलाया जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्रथम बार भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तथा कंपनी के अधिकारियों को पर्सनल व्यापार और गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। अगर बात किया जाए 1858 में, तो 1858 का समराग्री घोषणा किया जाता है। इसमें भारत के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय नाम दिया गया था, वायसराय, यानी कि प्रथम वायसराय जो होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय होते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को जो नाम दिया गया था वो वायसराय दिया गया था और प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। मुगल पद को समाप्त और संपूर्ण शक्ति जो दे दी गई थी वो ब्रिटिश का दे दिया गया था। अगर बात किया जाए 1861 में, तो 1861 में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन प्रारंभ होता है 1861 से। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम यानी कि फोर्थ स्टेट का परिचय किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। अगर बात किया जाए आइंस्टीन का, तो भौतिकी में इनका प्रमुख योगदान के अंतर्गत आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दिया, न्यूटन्स के द्वारा गति के 3 नियम और ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर एक टेम्परेचर नापने का पायरोमीटर है जो अधिक तापमान को विकिरण विधि द्वारा नापता है और 8000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक यह नापने में उपयोग किया जाता है। विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर का यूज 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी दो पिंड को मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा? F इक्वल टू जो होता है वो होता है G m1m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर। अगर r को 2r कर दिया जाए, यानी कि 2r कर दिया जाए
2r² हो जाएगा तो 4 गुना घट जाएगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 गुना घट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी कि दूरी जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम हो जाएगा, 2r² हो जाएगा यानी कि 4r², r² कैंसिल, 1/4 हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया। बात किया गया है प्राश्रव्य तरंग का, तो श्रव्य, अपश्रव्य और प्राश्रव्य तरंगों को सुनने के आधार पर 3 डिवीजन किया गया है। एक है श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य। 0 से 20 हर्ट्ज तक के ध्वनि आवृत्ति के तरंग को अपश्रव्य कहा जाता है, अपश्रव्य। वही 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ये ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज। वही 20 किलो हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और प्राश्रव्य ध्वनि को सबसे पहले गाल्टन के द्वारा सीटी बजाकर उत्पन्न किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्राश्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर कौन उत्पन्न किया, तो गाल्टन ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, हर्ट्ज। फैराडे का बात किया जाए तो फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन दिया गया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। तथा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस M=ZIT, यह भी फॉर्मूला जो दिया गया था, जेड का कांस्टेंट जो दिया गया था फैराडे के द्वारा। ठीक है, न्यूटन से देख लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गाल्टन ने सर्वप्रथम सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, गाल्टन के द्वारा प्राश्रव्य तरंग को सीटी बजाकर उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश यह एक अनुप्रस्थ है। वही अगर बात किया जाए ध्वनि का, ध्वनि यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, वही प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्वनि अनुदैर्घ्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं में चार्ज आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं में आवेशन होता है। चार्ज प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किए ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। दिए गए स्तंभ में कौन सा सुमेलित गलत है। बामनवा संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल विधेयक लाया गया था 1985 में। बामनवा संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विधेयक आया। 48वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब आपात उपबंध लागू किया गया था। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा। 62वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़ी जाति नहीं बल्कि SC और ST को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था विधान लोकसभा में सीट। ठीक है, 62वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़ी जाति नहीं बल्कि SC और ST का सीट बढ़ाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। बात किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। बात किया जाए अगर पिछड़ा वर्ग आयोग से, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन के लिए 1953 में प्रथम बार काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है। 1953 में काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में, 1953 में काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम आयोग का गठन किया जाता है। वही 1977 में BP मंडल के अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग जो आया वो आया 2018 में गठन किया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग, और गठन से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2018 में किया गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है। दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, तो यह है अमेरिका का, यह अमेरिका का देन है, ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका का, ऑप्शन हो जाएगा सी। दबाव समूह और हित समूह अमेरिका की देन है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। 14 राष्ट्रीय दल को, राजनीतिक दल प्रथम लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुआ उसमें राष्ट्रीय
राजनीतिक दल का दर्जा 14 दलों को प्राप्त था। वही अगर बात किया जाए अन्य 39 दल थे, अन्य 39 दल थे और 14 राष्ट्रीय दल थे। वही अगर अभी बात किया जाए वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं 6। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है कितना, तो 6 को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, तो वो था 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। वही अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं जिन्हें 6 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल का बात किया जाए तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है, जो भारत में अभी तक 3 बार लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान की संघीय प्रकृति वैसे ही बना रहता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है। तीनों सूची संघ राज्य समवर्ती तीनों सूची में उल्लेखित नहीं है और उस पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, तो केंद्रीय विधायिका के पास। अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो होता है केंद्रीय विधायिका का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कैसा। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र एक प्रकार का कृत्रिम परितंत्र होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, एक प्रकार का कृत्रिम परितंत्र होगा। नेक्स्ट है कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है। बात किया गया है हॉटस्पॉट का, तो हॉटस्पॉट शब्द जो सर्वप्रथम यूज किया गया था वो किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में 4 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। इसमें गारो हिल्स को हॉटस्पॉट का दर्जा नहीं दिया गया है। नारू नहीं है, ये गारो हिल्स है और गारो हिल्स को हॉटस्पॉट का दर्जा नहीं दिया गया है। हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट ये सभी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, गारो हिल्स को भारत के अंदर हॉटस्पॉट का दर्जा नहीं दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। अर्थ समिट का बात किया गया है, तो अर्थ समिट कब हुआ था। अर्थ समिट हुआ 1992 में। अर्थ समिट या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है 1992 को। अर्थ समिट या रियो समिट 1992 को जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का अगर बात किया जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। कानकुन एग्रीमेंट 2010 में। वही पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, कानकुन एग्रीमेंट 2010 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, अर्थ समिट 1992 में। पेरिस एग्रीमेंट से इंपॉर्टेंट याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही COP 15 में ही जो स्थापित किया गया था ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4। अर्थ समिट 92 में, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में, कानकुन एग्रीमेंट 2010 में और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है, तो यह है कथकली से और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मुखौटा नृत्य का संबंध है कथकली से। अभी वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। नेक्स्ट है फुलकारी लोक कला कहाँ पर चलित है। फुलकारी लोक कला यह कहाँ पर चलित है, तो यह है हरियाणा में। ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा में है फुलकारी लोक कला। अगर बिहार में बात किया जाए तो अहिपन लोक कला जो है वो है बिहार का, हरियाणा का है फुलकारी। नेक्स्ट है घटम क्या है, तो घटम एक बड़ा आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसा होता है, ये नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए। घटम क्या है, तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता यह कहा जाता है अपना देश भारत। चेस का जन्मदाता है भारत। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कुनेरू हम्पी खिलाड़ी और खेल। अगर बात किया जाए कुनेरू हम्पी का, तो कुनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 2। पीवी सिंधु का बात किया जाए तो पीवी सिंधु ये खेलती हैं बैडमिंटन। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से। और मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। कोनेरू हम्पी शतरंज से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से और मैरी कॉम मुक्केबाजी से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। लॉन टेनिस से संबंधित स्थान नहीं है, तो यह है केंटकी लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है। प्लेइंग टू विन यह किनका आत्मकथा है, तो यह है साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। वही अगर बात किया जाए सानिया मिर्जा का, तो सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट
ओट्स सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी है। अगर बात किया जाए ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो यह है सौरभ गांगुली का, सौरभ गांगुली का है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। 281 एंड बियॉन्ड्स, 281 एंड बियॉन्ड्स, यह है बीवीएस लक्ष्मण का। सनी डेज अगर बात किया जाए तो यह सुनील गावस्कर का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है, याद रखना है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का। सनी डेज सुनील गावस्कर का। सानिया मिर्जा का है एज अगेंस्ट ओड्स, साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है, 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना रामनाथन कृष्णन। ऑप्शन हो जाएगा बी, रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट है इरडा का पूरा नाम क्या है? इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा का पूरा नाम है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इरडा का बात किया जाए तो 1999 में स्थापित किया गया था, देवाशीष पांडा इसके हेड हैं। और अभी इसका अगर बात किया जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, हैदराबाद में इरडा का हेडक्वार्टर है। पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, यह सुमेलित है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कुष्ठ रोग विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून नहीं बल्कि 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है, ठीक है, बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? के बिड़ला फाउंडेशन ने 1992 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा सम्मान प्रारंभ किया था? तो वो किया गया था सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया गया प्रमुख सम्मान है, जो 1992 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह 22 भाषा में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। वही व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में, यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही बल्कि यह हिंदी साहित्य में है। वही सरस्वती सम्मान 22 भाषा प्लस 2 भाषा में दिया जाता है। नेक्स्ट है द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मथुरा में। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पिंजौर गार्डन यह चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ से एक और याद रखना है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था, रॉक गार्डन जो नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था, यह चंडीगढ़ में स्थित है। पिंजौर गार्डन भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। अगर बात किया जाए मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन का जो अभी नाम रखा गया है वो है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन नई दिल्ली में था और इसे अभी वर्तमान में अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता रहा है, अमृत उद्यान, ठीक है, यह नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलोर को बात किया जाए तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलोर को, ठीक है। पिंजौर गार्डन हो जाएगा चंडीगढ़ में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का स्थापना कब किया गया था? तो इग्नू का स्थापना 1985 में हुआ, ऑप्शन हो जाएगा बी। इग्नू का स्थापना 1985 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। इग्नू इस्टेब्लिश्ड इन 1985। अगर बात किया जाए नाबार्ड का, तो नाबार्ड का स्थापना होता है 1982 में। नाबार्ड का स्थापना 1982 में। 1987 में बात किया जाए तो 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में बनते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन 1987 में होता है। नाबार्ड का स्थापना 82 में। 85 में होता है इग्नू का स्थापना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वाले निषाद कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, निषाद। नेक्स्ट है कौन सा अनौपचारिक समूह का पुंज है? अनौपचारिक समूह का पुंज है क्लिक, फैक्शन और कॉक्स, ये सभी अनौपचारिक समूह का पुंज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार करें। निकट परिपथ टेलीविजन, निकट परिपथ में टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा लघु परास युक्तियाँ प्रौद्योगिकी है? लघु परास यानी कि मीडियम शॉर्ट रेंज का कौन सा है? तो ये सभी शॉर्ट रेंज का हो जाएगा 1, 2, 3। निकट परिपथ टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ये सभी शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कौन सी आवृत्ति बैंड इनसेट और जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? कौन सा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो इनसेट और जीसेट संचार हेतु नहीं लिया जाता है? तो एमएफ अर्थात मीडियम फ्रीक्वेंसी को नहीं लिया जाता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी को नहीं लिया जाता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी को नहीं लिया जाता है। वही
संचार में यूज किया जाता है केयू को, में यूज किया जाता है केयू को। टेलीविज़न सिग्नल में यूज किया जाता है टीवी सिग्नल में यूज किया जाता है सी का। टीवी सिग्नल में सी का, संचार में केयू का और एमएफ का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? सीपीयू, रैम, रोम, ये सभी पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, बल्कि यूएसबी यह पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। यह एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस है जो डाटा स्टोरेज करने के काम में आता है। यूएसबी डाटा स्टोरेज करने के काम में आता है। पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट्स हो जाएगा, वो हो जाएगा सीपीयू, रैम और रोम। नेक्स्ट है, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है कौन? एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सौरमंडल की औसत ऊंचाई धरातल से सममंडल यानी कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई धरातल से कितनी किलोमीटर पाई जाती है? तो यह लगभग 60 किलोमीटर पाया जाता है। 60 किलोमीटर लगभग समताप मंडल की। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, इसलिए यह वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। लगभग 35 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ही। और समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वो होती है लगभग 60 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, आर्द्रता का मापन सामान्यतः किसमें किया जाता है? आर्द्रता, बात किया जाए अगर आर्द्रता तो आर्द्रता को मापने का यंत्र जो कहलाता है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापा जाता है। और आर्द्रता में मापा क्या आ जाता है? तो शुष्कता एवं आर्द्र बल्ब तापमान का। शुष्कता एवं आर्द्रता बल्ब तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नापने वाला इंस्ट्रूमेंट का बात किया जाए तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा चक्रवात तौते का नामांकन किया? तौते को नामांकन किया है म्यांमार ने। तौते चक्रवात नामांकन किया है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार ने ही मिचोंग तूफान को नामांकन किया था। मिचोंग तूफान का नामांकन भी म्यांमार के द्वारा ही किया गया था। अगर बात किया जाए ईरान का तो हामुन तूफान का नामांकन ईरान के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए रेमल तूफान का नामांकन ओमान के द्वारा किया गया। रेमल का नामांकन ओमान के द्वारा। मालदीव का मिघली तूफान का नामांकन मालदीव ने, रेमल ओमान ने, मिचोंग तूफान और तौते तूफान का नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया। वही हामुन तूफान का नामांकन ईरान ने किया है। ऑप्शन पूछा गया था तौते, तो तौते और मिचोंग का नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ प्रचलित नहीं है? तो पंपाज। ऑप्शन हो जाएगा डी। पंपाज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। अर्जेंटीना क्षेत्र में है पंपाज और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में सम्मिलित नहीं है? द ग्रेट लेक्स में 5 लेक आते हैं। नाम याद रखना है HOMES, होम्स। यहाँ पे कौन नहीं है? तो विक्टोरिया का बात किया जाए तो यह अफ्रीका में स्थित है। होम्स 5 लेक है, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपेरियर। 5 लेक है और जिन्हें द ग्रेट लेक्स के रूप में जाना जाता है। विक्टोरिया जो है वो है स्थित अफ्रीका में, अर्थात द ग्रेट लेक्स में विक्टोरिया स्थित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होने वाली जलधारा तो उत्तरी अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक का गर्म जलधारा है। बेंगुएला का बात किया जाए तो बेंगुएला जलधारा साउथ अटलांटिक में प्रवाहित होती है। साउथ अटलांटिक का है बेंगुएला। नॉर्वेजियन की धारा नॉर्वे की तरफ जाती है। नॉर्वेजियन की धारा फ्लोरिडा, यह भी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये हो जाएगा बेंगुएला। यह साउथ अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मृदा अभिलक्षण का कौन सा युग्म सही है? बलुई सूक्ष्म कण का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। नहीं, अपेक्षाकृत यह कम होता है। बलुई सूक्ष्म कण का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। मृन्मय स्थूल कण का अनुपात अधिक होता है, यह भी कम होता है। मृन्मय स्थूल कण का अनुपात कम होता है। तो पूछा गया है कौन सा युग्म सही है? तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से गुजरेगा? बात किया गया है अक्षांश का, तो अक्षांश समांतर की संख्या टोटल है वह 181। अक्षांश रेखा की संख्या है 181। पृथ्वी पर खींचे गए वे काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर हो वो अक्षांश रेखा कहलाते हैं और इनकी संख्या जो है वो है 181। ये परस्पर
पैरेलल होते हैं, अर्थात ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। पैरेलल होंगे तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा बराबर होगी, और वह दूरी जो होता है वो होता है 111 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया है केरल से गुजरने वाला अक्षांश। अगर बात किया जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार का, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और जो केरल से अक्षांश गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो वो उसी अक्षांश से गुजरेगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु से। केरल से गुजरने वाला अक्षांश भी तमिलनाडु से गुजरेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाद बाकी अगर देखते हैं तो मिर्ज़ापुर, तेलंगाना, उत्तराखंड ये सभी केरल से ऊपर स्थित राज्य हैं, तो ऊपर वाला अक्षांश आएगा, अर्थात केरल से गुजरने वाला अक्षांश ये इन सभी से नहीं बल्कि तमिलनाडु से गुजरेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी का बात किया जाए तो यह है माउंट एवरेस्ट, प्रथम नंबर का है, जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। अगर वही बात किया जाए अगर केटू का, तो केटू द्वितीय नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है केटू, जिसका ऊंचाई अगर बात किया जाए तो ये है 8611। माउंट एवरेस्ट का दूसरा सबसे ऊंची चोटी केटू है। अगर धौलागिरी का बात किया जाए तो 8167 है ऊंचाई, 8167, और ये पूछा गया है दूसरा सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा केटू। केटू दूसरा सबसे ऊंची चोटी है माउंट हिमालय का, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है। गंगा का मैदान किस दो नदी के बीच फैला है, तो यह फैला हुआ है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच, ऑप्शन हो जाएगा बी, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पांडु स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, और पांडु कहाँ जाना जाता है, तो पांडु उड़ीसा में, पांडु उड़ीसा में जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। मासा का बात किया जाए तो मासा इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मासा मध्य प्रदेश में, पूनम केरल में और झूम असम में कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मासा हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। उड़ीसा राज्य क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट, इसके उत्पादन में प्रथम राज्य है। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। बात किया जाए चांदी का, तो चांदी का जेवर खान जो है राजस्थान में, ठीक है, और चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक नहीं बल्कि राजस्थान, राजस्थान याद रखना है, राजस्थान। और राजस्थान का जेवर खान जो है वो चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। अगर बात किया जाए बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है वो है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। बात किया गया है भंडार का, तो सबसे बड़ा मैग्नीज का भंडार जो है वो है उड़ीसा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, चांदी का राजस्थान, बॉक्साइट का उड़ीसा और मैग्नीज का मध्य प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। सूती वस्त्र मिल की संख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र मिल का बात किया गया है तो सबसे अधिक जो कॉटन जहां प्रोड्यूस होगा वहीं सबसे अधिक सूती मिल होगा, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। सूती मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कॉटन वहाँ प्रोड्यूस होगा जहाँ पे काली मिट्टी होगी, अर्थात काली मिट्टी जहाँ पे होगी वहाँ पे पहले बेसाल्ट चट्टान होगा, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी जो उपयुक्त होता है वो होता है कॉटन के उत्पादन के लिए। और कॉटन के उत्पादन जो कॉटन जो है रा प्रोडक्ट्स है किसका, तो वो है कॉटन इंडस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे अधिक सूती वस्त्र कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र अधिक मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो वो हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, याद रखना है। अगर बेसाल्ट चट्टान है तो वो लावा निक्षेपित चट्टान है, ठीक है। तो वहाँ कभी ना कभी ज्वालामुखी आया होगा, ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। बात किया गया है जनगणना का, तो जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। अगर बात किया जाए भारत में जनगणना का इतिहास का, तो प्रथम बार लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जनगणना करवाया गया था, लेकिन प्रतिवर्ष नियमित जनगणना का बात किया जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1881 में, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में जनगणना होता है भारत में। अगर बात किया जाए जाति आधारित जनगणना भारत में सर्वप्रथम कब हुई थी, तो वो हुआ था 1931 में। 1931 में जाति आधारित जनगणना सर्वप्रथम हुई थी। वही अगर बात किया जाए आर्थिक जनगणना का, तो आर्थिक जनगणना सर्वप्रथम भारत में 1977 में होता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 1977 में प्रथम बार आर्थिक जनगणना और 1931 में
ब्रिटिश के समय में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना होती है। भारत में 10 वर्ष की अवधि पर जनगणना होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और अगर बात किया जाए जनगणना का, तो जनगणना यह एक संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर से तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? बुक ऑफ रिचुअल्स किस वेद को कहा जाता है? तो यह है यजुर्वेद। ऑप्शन हो जाएगा ए, यजुर्वेद को। नेक्स्ट है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन था? अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे कनिष्क के समय। अश्वघोष का बात किया जाए तो अश्वघोष दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि रहते हैं अश्वघोष, और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक का बात किया जाए तो ये लिखते हैं बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, ठीक है। अगर बात किया जाए हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट रहते हैं। हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट रहते हैं और इन्होंने 2 बुक लिखा था, कादम्बरी और हर्षचरित्र। कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखा जाता है बाणभट्ट के द्वारा। अगर बात किया जाए हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखा है, प्रियदर्शिका, नागनंदी और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागनंदन और रत्नावली के लेखक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जो वो था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने भी 2 बुक लिखा है, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है। बात किया जाए कनिष्क का, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कनिष्क के। नेक्स्ट है, बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? बिंद शक्ति वाक्टक वंश के संस्थापक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वाक्टक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति। पांड्य का बात किया जाए तो कैपिटल होता है मदुरई। पांड्य का कैपिटल है मदुरई। काकतीय वंश तो प्रोल प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रोल फर्स्ट के द्वारा काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। चोल वंश का बात किया जाए तो चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। काकतीय के प्रोल प्रथम। वाक्टक के जो हैं वह हैं बिंद शक्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की? नौरोज फारसी त्यौहार की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन बलबन, जिसे उलुग खां की भी उपाधि दी गई थी। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा नौरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था। बलबन ने ही तुर्कान ए चिहलगानी का समाप्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया तुर्कान ए चिहलगानी समाप्त किया जाता है, वो है बलबन के द्वारा। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरुआत किया। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की जाती है, और बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति भी संबंधित है। बलबन से ही संबंधित है रक्त एवं लौह की नीति। खुद को दैवत्व अधिकार बतलाया बलबन ने। नौरोज त्यौहार, रक्त लौह नीति, सिजदा पैबोस प्रथा, ये सभी कार्य बलबन के द्वारा किया जाता है। गयासुद्दीन बलबन का बात किया जाए तो यह गुलाम वंश से संबंधित था। 1266 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। शमसुद्दीन कैमूर्स का बात किया जाए तो यह लास्ट रूलर रहता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम रूलर शमसुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट है, हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली में किला ए कुहना के निकट हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार, जो नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुब मीनार पूरा जो करवाने का कार्य करता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चिहलगानी प्रारंभ किया जाता है। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के प्रारंभ में इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी की जाती है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली से रूल किया। इसके पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर से ही रूल कर रहा होता है। हालांकि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए,
हौज सुल्तानी का निर्माण तथा कुतुब मीनार का पूर्ण करवाया, ये है इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। सिकंदर लोदी का बात किया जाए तो 1504 में आगरा नामक शहर की स्थापना करता है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। सिकंदर लोदी के द्वारा गज सिकंदरी नापने के लिए एक डंडे का प्रयोग किया जाता है, जिसे गज सिकंदरी का प्रारंभ सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बात किया गया है राणा हमीर का, तो राणा हमीर ये मेवाड़ के शासक थे। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा खां मालवा के शासक नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी, मालवा के नहीं, मलिक सरवर ख्वाजा मालवा के शासक नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। पुतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। पुतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर में चले गए थे। वे कौन थे? पुतनुलकर कौन थे? तो वे रेशम बुनकर होते थे, रेशम बुनकर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली किस एक मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? टप्पा शैली है संगीत का, यह कौन सा मुगल सम्राट के दरबार में विकसित हुआ था? तो यह था मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ के संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। भारतीय सशस्त्र अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया? तो 1878 में। सशस्त्र अधिनियम 1878 में। शाही पद अधिनियम कब आया? तो 1876 में शाही पद अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया था उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके तहत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने किसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये थी थियोसोफिस्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी एनी बेसेंट। बात किया जाए अगर एनी बेसेंट का, तो 1916 में इनके द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रारंभ किया जाता है और एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। यह थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक अडयार में मैडम बॉल्डेवास्टक और कर्नल अलकाट होते हैं। अडयार में इसका स्थापना होता है 1882 में। मद्रास के अडयार में थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम बॉल्डेवास्टक और कर्नल अलकाट, 2 नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद किसके द्वारा किया गया था? तो महाराज मेहताब चंद के द्वारा। ऑप्शन याद रखना है डी, महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह के और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का मदद किया था। महाराजा मेहताब चंद। ऑप्शन हो जाएगा डी। बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को कब संबोधित किया? बात किया गया है बदरुद्दीन तैयब जी का, तो बनर्जी नौरोजी तैयब जी, इस प्रकार से याद रखना है, बनर्जी नौरोजी तैयब जी, यानी कि तृतीय अधिवेशन, यानी 85, 86, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें टोटल 72 पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं। 1885 में बॉम्बे में अध्यक्षता होता है। उसके बाद अगर 86 में बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में। इसके अलावा 1893 में और 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही अध्यक्षता किया जाता है। 1886, 1993 और 1893, 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, वही 1888 में जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और जॉर्ज यूल, 4 लगातार याद रखना है, चारों पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया था बदरुद्दीन तैयब जी को, तो तैयब जी ने अध्यक्षता की है 1887 में और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, बात किया गया है मुस्लिम लीग का, जिसका स्थापना ढाका में 1906 में होता है। मुस्लिम जमींदार और नवाब को एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में होता है और बंगाल विभाजन रद्द जो होता है 1911 में। इसी के बीच मुस्लिम लीग के द्वारा 1906 मुस्लिम सदस्यों के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया जाता है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। हालांकि लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, यह कथन गलत है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, यह बिल्कुल सही है और 1909 में इन्हें दे भी दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था मुसलमानों को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही है, लीग ने बंगाल का विभाजन का विरोध
किया, यह गलत है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम बतलाना है। असहयोग आंदोलन के बाद कौन महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई किए थे? वो थे न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है श्रम की न्यून कार्य क्षमता, यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय है। यहाँ पे अगर निम्न आय होगा तो निम्न आय है पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का कमी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है तो प्राकृतिक संसाधन भारत में कमी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया? भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया? तो 2010-11 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 10-11 में। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक अगर बात किया जाए तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन, यह भी है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, यह भी है। तकनीकीविद एवं नौकरशाह, यह आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। तकनीकी एवं नौकरशाह आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है 21.9%। ऑप्शन हो जाएगा ए। 21.9%। तेंदुलकर समिति के सिफारिश के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो वो है 21.9%। नेक्स्ट है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो एलपीजी पॉलिसी आने के बाद 1991-92 में सार्वजनिक उद्यम में विनिवेश प्रारंभ हुआ था 1991-92 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? तो वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में अंश जो होगा वो बढ़ता है और प्राथमिक क्षेत्र में घटता है। अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का विकास बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? तो आरबीआई बेचता है ट्रेजरी बिल। आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है भारत में ट्रेजरी बिल। ऑप्शन हो जाएगा ए। ट्रेजरी बिल बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका संदर्भ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है कटौती प्रस्ताव का। संघीय बजट से किसका संबंध है? तो कटौती प्रस्ताव का। ऑप्शन हो जाएगा सी। भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इन्हें बक्सर जेल में लाया गया था। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल को बक्सर के जेल में लाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था खुफिया रेडियो। ऑप्शन हो जाएगा खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता ने। जब ऑपरेशन पोलो के तहत सर प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया तो भूमिगत रेडियो का संचालन की थी उषा मेहता। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के पहचान के रूप में कब संदर्भ मिला? तो इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बने जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने और ये दिवाली के समय क्वेश्चन पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण जेल से कब फरार होते हैं? तो दिवाली के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये प्रमुख राष्ट्रीय स्तर नेता के रूप में चुने गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने अभी चैनल को तो ज्वाइन किए, देखे नहीं, मतलब देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई भी शुल्क नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका प्रॉफिट हो सके। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का। तो चलिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह बने रहें, आपको आगे और भी अच्छा कराने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आप लोग का फिर से एक बार धन्यवाद।